वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले वीडियोस में हमने पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पॉलिटी के आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत संवैधानिक दस्तावेजों के निर्माण या उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। हमें सत्य कथन की खोज करनी है। पहला कथन है, संवैधानिक दस्तावेज का निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ जिन पर कौटिल्य और अरस्तु से लेकर गांधी और अंबेडकर के समय तक वाद विवाद होता आया है। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। संवैधानिक दस्तावेजों का निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ जिन पर कौटिल्य और अरस्तु से लेकर गांधी और अंबेडकर के समय तक वाद विवाद होता आया है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। जी हाँ, यह कथन भी सही है कि आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। तो इस प्रकार से हमारे दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता के किस पक्ष को उल्लेखित किया है। आवास संचरण की स्वतंत्रता, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कथन व कारण से संबंधित है। इसमें कथन दिया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं उदारवादी विचारधारा का अभिन्न अंग हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है कथन की व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं उदारवादी विचारधारा का अभिन्न अंग है। इसका कारण दिया है, भारतीय संविधान का चरित्र मजबूत उदारवादी बुनियाद पर प्रतिष्ठित है। जी हाँ, यह कथन भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर के रूप में उदारवाद से संबंधित सभी कथन सही हैं। एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद को सहनशीलता के मूल्य के साथ जोड़कर देखा जाता है। उदारवादी चाहे किसी व्यक्ति से असहमत हो तब भी वे उसके विचार एवं विश्वास रखने एवं व्यक्त करने के अधिकार का पक्ष लेते हैं। उदारवाद के लिए परिवार, समाज या समुदाय जैसी इकाइयों का महत्व नहीं है। उनके लिए इन इकाइयों का महत्व तभी है जब व्यक्ति उन्हें महत्व दे। ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम भूमिका का पक्ष लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर के रूप में उदारवाद से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। हमें चुनना है कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है, उदारवादी वैचारिक और अभिव्यक्तिक अधिकारों के पक्षधर हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, उदारवादी वैचारिक और अभिव्यक्तिक अधिकारों के पक्षधर हैं। आधुनिक उदारवाद के केंद्र बिंदु के रूप में व्यक्ति शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, आधुनिक उदारवाद के केंद्र बिंदु के रूप में व्यक्ति शामिल है। उदारवादी आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम करने के उपायों की बात करते हैं। जी हाँ, यह कथन भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य कथन की खोज करनी है। पहला कथन दिया है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति में भू सामंती अभिजन वर्ग और राजशाही के खिलाफ विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था। जी हाँ, बिल्कुल सही है, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था। अगला कथन है, समानता की 20वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका तथा यूरोपीय देशों के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान उठी थी। तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों में नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीकी देशों के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान उठी थी। तो हमें चुनना है कौन सा कथन गलत है। तो कथन गलत है केवल 2, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कथन व कारण से संबंधित है। कथन दिया है, समानता की अवधारणा एक
राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर बल देती है जिसमें सभी मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के अंतर के बाद भी साझेदार होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसका कथन बिल्कुल सही है कि समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर बल देती है जिसमें सभी मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के अंतर के बाद भी साझेदार होते हैं। इसका कारण दिया है। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने योग्य हैं। साझी मानवता की यह धारणा ही सार्वभौम मानवाधिकार या मानवता के प्रति अपराध जैसी धारणाओं के पीछे रहती है। जी हाँ, इसका कारण भी सही है। तो इसलिए हमारा इसका कूट एक सही हो जाएगा। कूट ए सही है। कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है या कारण कथन की सही स्पष्टीकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है समानता के आयाम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। पहला कथन दिया है, समाज में व्याप्त अलग अलग तरह की असमानताओं की पहचान कर विचारकों ने समानता के 4 आयामों को रेखांकित किया। तो यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि विचारकों ने 4 आयाम नहीं बल्कि 3 आयामों को रेखांकित किया। वे 3 आयाम है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ना कि 4 आयाम। अगला कथन दिया, समानता के आयामों में सांस्कृतिक आयाम महत्वपूर्ण है। तो यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि सांस्कृतिक आयाम का उल्लेख ही नहीं है बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 आयामों को रेखांकित किया गया है। समानता के आयामों का अनुपालन करते हुए एक से अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की ओर बढ़ा सकता है। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। तो हमें चुनना था कौन सा कथन सही है। तो केवल 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन असत्य हैं। हमें असत्य कथन की खोज करनी है। तो पहला कथन दिया हुआ, राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक और समाज जनित असमानता एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यह कथन गलत हो जाएगा कि राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक और सामाजिक जनित असमानता एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यह कथन गलत है। अगला कथन दिया है, प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती हैं। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है कि प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती हैं। अगला कथन दिया है, समाज जनित असमानताएं समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है। यह कथन भी सही है। हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य। तो केवल एक असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है, महिलाओं को सामाजिक समानता प्रदान करने में राज्य की भूमिका के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तत्व सही है। हमें सही तत्व की खोज करनी है। पहला कथन दिया है, महिलाओं को समान कानूनी अधिकार प्रदान करना। जी हाँ, बिल्कुल सही है। महिलाओं की सामाजिक समानता प्रदान करने के लिए उन्हें समान कानूनी अधिकार प्रदान करना चाहिए। अगला कथन दिया है, सार्वजनिक स्थलों या रोजगार में भेदभाव और परेशानी से बचाने वाली नीतियां बनाना। यह कथन भी सही है। शिक्षण या कुछ अन्य पेशों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन देने जैसे उपाय करना। यह कथन भी सही। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य हैं, यानी कि कौन सा कथन गलत है। पहला कथन दिया है, मार्क्सवाद और उदारवाद हमारे समाज की 2 प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मार्क्सवाद और उदारवाद हमारे समाज की 2 प्रमुख राजनीतिक विचारधारा हैं। अगला कथन है, कार्ल मार्क्स 18वीं सदी के एक प्रमुख विचारक थे। तो यह कथन गलत हो जाएगा कि कार्ल मार्क्स 18वीं सदी के नहीं अपितु 19वीं सदी के प्रमुख विचारक थे। अगला कथन है, मार्क्स का मानना है कि असमानताओं का मुख्य कारण समाज में खाईनुमा स्तरहीनता है। तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि मार्क्स का मानना ऐसा नहीं है कि असमानताओं का मुख्य कारण समाज में खाईनुमा स्तरहीनता है। तो कौन सा कथन असत्य है। तो 2 और 3 असत्य है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 2 और 3 असत्य हैं, यानी 2 और 3 गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। यह निम्नलिखित में से कौन सी है। एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति, आर्थिक नियतिवाद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निजी संपत्ति की समाप्ति, ऑप्शन नंबर सी। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच में यह समान सहमति पाई जाती है कि निजी संपत्ति की समाप्ति
चल अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय दिया जाता है कार्ल मार्क्स को, एडम स्मिथ को, जे.एम. कीन्स को या थॉमस मन को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय दिया जाता है। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संदर्भ में भौतिकवाद के सिद्धांत को फ्रेडरिक एंगल्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। अ कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी की में घोषणा की कि समाज का इतिहास भौतिक उत्पादन का इतिहास है। यह भौतिक उत्पादनकारी शक्तियों तथा उत्पादन संबंधों के अंतर्विरोध का परिणाम है। मार्क्स का मानना है कि यह अंतर्विरोध के माध्यम से नियंत्रित हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया है? राज्य का धर्म में कोई लेना देना नहीं है। राज्य का धर्म में से नजदीकी रिश्ता है। राज्य धर्मों के बीच भेदभाव पर कर सकता है। राज्य धार्मिक समूहों के अधिकारों को मान्यता देगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भारत के संविधान में अपनाया गया है, इसीलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कथन व कारण से संबंधित है। इसमें पहला कथन दिया है, स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा ही समाज में लाभांशों के वितरण का सबसे न्यायपूर्ण और कारगर उपाय है। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा ही समाज में लाभांशों के वितरण का सबसे न्यायपूर्ण और कारगर उपाय होती है। इसका कारण दिया है, उदारवादियों का मानना है कि जब तक प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र और खुली होगी, असमानताओं की खाइयाँ नहीं बनेगी और लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रयासों का लाभ मिलता रहेगा। जी हाँ, कथन व कारण दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया है, न्यायपूर्ण समाज के लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थितियां उपलब्ध करानी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थितियां उपलब्ध करानी चाहिए। अगला कथन है, स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने योग्य प्रवृत्तियां जरूरी हैं। जी हाँ, यह कथन भी सही है। समान अवसरों के माध्यम से लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करनी चाहिए करना यह भी जरूरी है। अगला है, रहन सहन के तरीकों में समानता और एकरूपता प्रदान करना। तो यह कोई सामाजिक न्याय के संबंध में ऐसा कोई विचार नहीं है। तो इस प्रकार 1, 2, 3 हमारे कथन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2, 3 कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, न्याय के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। हमें सत्य कथन की खोज करनी है। पहला कथन है, यह परस्पर व्यक्तियों में और समानता, स्वतंत्रता और सहयोग के सिद्धांतों में सामंजस्य स्थापित करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आधुनिक उदार लोकतंत्र न्याय की सांख्यिक अवधारणा पर आधारित है। जी हाँ, यह भी कथन सही है। प्लेटो और अरस्तु न्याय की ज्यामितीय अवधारणा के पक्षधर थे। जी हाँ, यह कथन भी सही है। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में न्याय आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा है। तो यह कथन गलत हो जाएगा कि प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में न्याय आर्थिक व्यवस्था से नहीं अपितु सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा है। तो यह कथन हमारा गलत है। तो 1, 2, 3 कथन हमारे सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक न्याय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य कथन की खोज करनी है। पहला कथन दिया है, मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु नौकरियों में 17% का स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया। तो यह गलत हो जाएगा। 17% नहीं अपितु 27% का आरक्षण दिया गया था। जन जागरण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों के सभी व्यक्तियों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया था। तो यह कथन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जन जागरण कार्यक्रम के अंतर्गत की महिलाओं की स्थिति सुधारने के संबंध में प्रयास किया गया था। अगला कथन है, राजस्थान में अंत्योदय योजना निर्धनतम लोगों के उत्थान हेतु चलाई गई। तो यह कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों कथन गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकार किया। अगला कथन है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की आधारशिला माना गया। जी हाँ, यह कथन भी सही है। इस प्रकार हमारे 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि दोनों कथन सही हैं। धन्यवाद। इसी के साथ में हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर पसंद आया प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।